शहर के पास बारामती नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का मिस्त्री अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। उसने कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग और महलों में काम किया था। वह उस इलाके का सबसे होशियार और मेहनती राजमिस्त्री था। वह रोज सुबह काम पर जाता और शाम को वापस लौटता और सुखी जीवन जीता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू ने कमला से कहा, कमला, आज बहुत देर हो गई काम पर जाने में। कमला बोली, हाँ, तेल खत्म हो गया था। दुकान गई थी तेल लेने। वहाँ भी बहुत भीड़ थी, इसलिए समय हो गया जी। राजू ने कहा, चलो कोई बात नहीं। मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है या नहीं? कमला ने कहा, टिफ़िन लेकर आती हूँ। राजू ने कहा, और हाँ, तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक नहीं लग रही। काम से आऊँगा, फिर तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा। राजू और कमला अस्पताल से खुशखबरी सुनकर आते हैं। राजू बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। कमला ने कहा, हमें लड़का होगा या लड़की? राजू बोला, जो भी होगा मैं उसे बहुत पढ़ाऊँगा और एक अच्छा इंसान बनाऊँगा। 9 महीने बाद राजू और कमला को लड़का होता है। राजू उस लड़के को लेकर बोला, कमला, देखो, हमें लड़का हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे खूब पढ़ाऊँगा। कमला बोली, हाँ, हमारा बच्चा हमारा खूब नाम रोशन करेगा। राजू ने कहा, हाँ, आज से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और इसे अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। मेरा बेटा नौकरी करेगा। कमला बोली, हाँ, हमारा बेटा ऑफिसर बनेगा। कमला और राजू अपने बेटे का नाम राहुल रखते हैं। वे दोनों उसे खूब पढ़ाते हैं और फिर बाद की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भी भेजते हैं। कमला ने कहा, बहुत दिन हो गए ना, राहुल की कोई खबर नहीं आई, ना उसका कोई फ़ोन। राजू बोला, देखो तो, हमारा बेटा कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। उसे फ़ोन करने के लिए भी टाइम नहीं है। इतने में एक डाकिया उनके घर पर दस्तक देता है। डाकिया बोला, देखो तो, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है। राजू ने कहा, किसकी है भाई? अब लाए हो तो पढ़कर भी बता दो। डाकिया ने कहा, राहुल की चिट्ठी है। कमला बोली, मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है। राजू ने कहा, देखा ना कमला, तुम बेवजह घबराती हो। डाकिया बोला, कहता है, माँ बाप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मेरी यहाँ अब नौकरी लगने वाली है। उसके लिए मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, नहीं तो मुझे नौकरी नहीं लगेगी और मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कमला ने कहा, हाय दैया, जालिम ज़माना, एक तो पढ़ाई में इतना खर्च और ऊपर से कमीशन भी मांगते हैं नौकरी के लिए। राजू ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने राहुल को हारने नहीं दूंगा। कमला बोली, अरे हाँ मिस्त्री साहब, पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक लूटेंगे या कुछ और? बोलिए जरा। राजू बोला, नहीं, मैं धनराज सेठ से बात करूंगा, जो ब्याज पर पैसे देता है। कमला बोली, हाँ, पर वह पैसे के बदले कुछ गिरवी भी तो रखता है। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? राजू बोला, हमारा यह घर, हम अपने बेटे के लिए इसे भी बेच देंगे, चाहे फिर हमें सड़क पर ही क्यों न रहना पड़े। इस तरह राजू धनराज सेठ से ब्याज पर पैसे लेकर अपने बेटे को भेजता है। उधर राहुल नौकरी पर लग जाता है
कुछ दिनों बाद उसे वहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है। वह उससे शादी कर लेता है और अपनी दुनिया में ही खुश रहने लगता है और माँ बाप को भूल जाता है। कमला बोली, सुनो जी, इतने साल हो गए, अभी तक हमारा बेटा हमसे मिलने नहीं आया। कैसा होगा वो? उसका कोई अता पता नहीं है। राजू ने कहा, कमला, तुम चिंता मत करो। उसने बोला था कि मैं आऊँगा तो वह जरूर आएगा। राजू को बहुत चिंता होती है कि वह कर्ज के पैसे कैसे चुकाएगा। अब वह सोचता है कि वह कहीं काम ढूंढेगा। राजू बोला, सुनो कमला, अब मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। कमला बोली, इस उम्र में अब आपसे काम नहीं होगा जी। राजू ने कहा, लेकिन धनराज सेठ का कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। कमला ने कहा, लेकिन आपको इस उम्र में काम कौन देगा? राजू बोला, तजुर्बा है इतने सालों का कमला, कोई ना कोई काम तो दे ही देगा। राजू काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जाते जाते एक जगह काम चल रहा होता है। उस जगह काम पर लाला सेठ ठेकेदार अपने कर्मचारियों पर बहुत चिल्ला रहा होता है। राजू बोला, क्या हुआ साहब? लाला सेठ ने कहा, अरे, अब मैं तुम्हें बताकर क्या करूं? मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने। इन्हें इस बिल्डिंग की दीवार दिल के आकार में बनाने के लिए बोला है। घर के मालिक ने 4 बार दीवार बनाकर गिरा चुके हैं। ये कमबख्त कहीं के, अगर ये दिल के आकार का डिजाइन नहीं बना पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजू बोला, साहब, मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है, अगर बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूं। लाला सेठ ने कहा, अब इस बुढ़ापे में तू क्या करेगा? चल, अब कह ही रहा है तो तू भी कोशिश कर ले। राजे कर्मचारियों से कहता है, पहले इसका बेस मजबूत रखिए, बाद में सलाखें डालकर धीरे धीरे ईंटें घुमावदार बनाइए, जिससे इनका काम सही हो जाता है। लाला सेठ बोला, राजू, तुमने आज मुझे करोड़ों के नुकसान से बचाया है। राजू बोला, शुक्रिया साहब। लाला सेठ ने कहा, बोला, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? राजू बोला, साहब, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला सेठ बोला, तुम्हें इस उम्र में क्यों काम करना है? राजू ने कहा, साहब, मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था, उसे चुकाने के लिए मुझे काम चाहिए। लाला सेठ ने कहा, लेकिन इस उम्र में? राजू ने कहा, साहब, मैं बहुत सालों से मिस्त्री का काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम का कई सालों का तजुर्बा है। लाला सेठ बोला, अच्छा, एक काम है, अगर तुमने उसे कर दिया तो मैं मान लूँगा कि तुम्हें अच्छा तजुर्बा है। राजू बोला, हाँ हाँ साहब, आप बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लाला सेठ बोला, और हाँ, अगर यह काम तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। तो तुम कल मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें वो काम बता दूंगा। राजू ने कहा, जी साहब, धन्यवाद। कमला बोली, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो? काम नहीं काम नहीं मिला क्या? चलिए, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। राजू बोला, कमला, ऐसा काम मिला है जिससे हमारा पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा। लेकिन फिर भी, कमला बोली, लेकिन फिर भी आप इतना परेशान हैं, और फिर आपको काम कैसा मिला है जिससे आपका सारा कर्जा एक बार में चुकता हो जाएगा? राजू ने कहा, यही मैं सोच रहा हूँ,
लेकिन यह तो कल सेठ के घर जाकर ही पता चलेगा। चलो अभी खाना खा लेते हैं, सुबह लाला के घर भी जाना है। कमला बोली। हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह राजमिस्त्री लाला के दूसरे दिन सुबह राजमिस्त्री लाला सेठ के घर जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा खेलते हुए दिखाई देता है। राजमिस्त्री उस बच्चे को देखकर मुस्कुराता है और दरवाजे की ओर आवाज लगाता है। राजू बोला, साहब साहब। लाला सेठ बोला, अरे अरे, तुम आ गए, आओ बैठो। राजू, यह मेरी लड़की है, मोनिका। राजू ने कहा। नमस्ते मालकिन। लाला सेठ बोला, यह बाहर पढ़ाई करती थी, कुछ साल पहले ही इसकी शादी हुई, अभी यहाँ रहने के लिए आई है। और वो रहा इसका शरारती बच्चा। इसका एक सपना था कि हमारी खुद की एक जौहरी की दुकान हो। इतने में मोनिका बोली, बात यह है कि 3 साल पहले ही हमने यहाँ एक बाजू में एक बड़ी दुकान बनाई, लेकिन 4 या 5 महीने के बाद हमारी तिजोरी में से पैसे गायब होने लगे। राजू ने कहा, पहले जरा मुझे दिखाओ, मैं वहीं पर कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर इसका इंतजाम कर दूंगा। लाला सेठ ने कहा, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। राजू ने कहा, साहब, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन कई सालों का तजुर्बा है मेरे अंदर। क्या आप अपनी दुकान मुझे दिखा सकते हैं? लाला सेठ, हाँ हाँ बिल्कुल। राजमिस्त्री पूरी दुकान देखने लगता है। मोनिका ने कहा, देखिए, यहाँ हमने पक्के से पक्का लॉकर बनवाया, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। इसका कोई उपाय है आपके पास, या हमें कोई नया घर बनवाना पड़ेगा पैसे रखने के लिए? राजू थोड़ी देर सोचता है। राजू बोला, कोई बात नहीं, यह तो बहुत आसान है। मैं अभी 5 मिनट में इस चोरी की समस्या को दूर कर देता हूँ। लाला सेठ ने कहा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बीरबल का दिमाग है तुम्हारे पास। राजू ने कहा, मेरे पास बीरबल का दिमाग तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तर्क की बात बताता हूं। मोनिका ने कहा, तो जल्दी बताओ। राजू ने कहा, साहब, आपने अपनी दुकान की तिजोरी कोने में रखी है। अगर आप इस तिजोरी को बीचों बीच रखोगे तो इस पर सबकी नज़र रहेगी। एक बार इसे इसकी जगह से हटाइए और बीच में लाकर देखिए, और उसे इस तरीके से बनाएं कि किसी को नज़र ना आए कि यह एक तिजोरी है। जैसे उसके ऊपर बैठने का टेबल बना दीजिए। मोनिका ने कहा, विचार तो अच्छा लगा, लेकिन आप ही इसे टेबल का आकार दीजिएगा। लाला सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर मेरी दुकान से 6 महीने के अंदर चोरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगा। राजू ने कहा, ठीक है साहब। वह सब मिलकर तिजोरी का काम 5 दिन में खत्म कर देते हैं। राजमिस्त्री काम खत्म होने के बाद घर में ही रहता है और सोचता है कि अब क्या करे। कमला ने कहा, क्या सोच रहे हो? राजू बोला, सोच रहा हूं कि लाला के यहाँ जो काम हुआ है वो बराबर है या नहीं। अगर वहाँ चोरी हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे? कमला ने कहा, परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। लाला सेठ के काम को 8-9 महीने हो जाते हैं। मोनिका फोन कर पति से कहती है, मैं आपको इतने सालों से बोल रही हूँ कि मुझे अपने ससुराल जाना है, लेकिन आपने अभी तक ना तो अपने गांव का नाम बताया, ना ही कभी लेकर गए। तुम्हारे लड़के से तो तुम केवल 6 महीने दूर रहे हो,
और इतना तड़प रहे हो, तो कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप उन पर क्या बीत रही होगी? अब परसों तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ मनाए नहीं, तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मोनिका का पति राहुल ही रहता है, जो राजमिस्त्री का लड़का था। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर राहुल को बहुत पछतावा होता है। राहुल कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं गया और ना ही तुमसे मिलाया। मुझे माफ कर दो। मोनिका बोली, अब कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो सबसे पहले आप मुझे मेरे ससुराल लेकर जाओगे, तभी तुम्हारी गलती माफ होगी। राहुल ने कहा, हाँ ठीक है, पर मैं अपने बर्थडे पर तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहूँगा। मोनिका बोली, नहीं, पहले मैं सरप्राइज दूंगी, फिर आप। राहुल बोला, ठीक है। फोन रखकर राहुल अपनी गलती पर बहुत रोता है और दूसरे दिन अपने माँ और बाबा से मिलने के लिए जाता है। लाला सेठ का आदमी राजमिस्त्री का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। लाला सेठ का आदमी राजमिस्त्री और कमला के पास जाकर कहता है। आदमी बोला, क्या आपका नाम राजू है और आपका नाम कमला है? कमला बोली, हाँ। आदमी ने कहा, आपका राहुल नाम का कोई बेटा था? यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों गर्दन हिलाकर हाँ का जवाब देते हैं। राजू ने कहा, साहब, आपको यह सब कैसे पता? आदमी ने कहा, वक्त आने पर लाला सेठ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अभी आप यह कुछ सामान रखिए, इसमें मिठाई और कुछ कपड़े हैं। यह सेठ जी की तरफ से एक भेंट समझिए। राजमिस्त्री कमला की ओर अचंभे की नजरों से देखता है। कमला बोली, शायद तुम्हारे बनाए हुए लॉकर या फिर तुम्हारे काम से सेठ बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने हमें यह भेंट दी है। राजू ने कहा, परंतु मुझे तो कुछ और ही लगता है। कमला बोली, जाने दो, जो भी हो, अब हम धनराज सेठ का कर्जा जरूर चुका देंगे। लाला सेठ के आदमी के कुछ देर जाने के बाद लाला सेठ के आदमी के कुछ देर जाने के बाद एक जवान लड़का सूट बूट और टाई पहने और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे से अंदर आता है। राजू बोला, जी आप हमारे घर में क्यों घुसे आ रहे हैं? आप कौन हैं? कमला अपने लड़के की शक्ल पहचान जाती है और रोने लगती है। कमला बोली, एक बार तो मिलने आ जाता बेटा, ऐसा एक पल भी नहीं गया जिसमें हमने तुम्हें याद ना किया हो। राहुल बोला, माँ, बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला ने कहा, चल बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। कमला बहुत सारा भोजन बनाकर उसे खिलाती है। राजू कहता है, अरे आहिस्ता से, धीरे धीरे खा, तुझे कहीं जाना थोड़े ही है ना, आराम से खा। राहुल बोला, नहीं बाबा, मुझे अभी कहीं जाना है, लेकिन मैं पक्का कल आप दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। कमला बोली, नहीं बेटा, अब हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकते, अब तू यहीं रह हमारे पास। राहुल ने कहा, बस एक दिन की ही तो बात है माँ, फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूँगा। और हाँ, मैं आपको जल्द ही एक खुशखबरी देने वाला हूँ। कमला और राजमिस्त्री दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजू ने कहा, ठीक है बेटा, जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। राहुल वहां से निकलता है। कमला ने कहा, जरूर कोई ना कोई बात है, सेठ जी भी यही बात कह रहे थे और राहुल भी। इतने में लाला सेठ का एक आदमी राजमिस्त्री के घर आता है। आदमी बोला, राजमिस्त्री, तुम दोनों को
जो है लाला सेठ ने अपने यहाँ बुलाया है। राजू ने कहा, हाँ हाँ, हम आ जाएंगे, परंतु बात क्या है, बताओ। दूसरे दिन राजमिस्त्री और कमला दोनों लाला सेठ के यहाँ जाते हैं। लाला सेठ ने कहा, अरे राजू, तुमने जो काम हमारी दुकान के लिए किया, उससे अभी तक हमारी दुकान में चोरी नहीं हुई। यह तुम्हारा कर्ज का पैसा और यह रहा तुम्हारा इनाम। ऐसा बोलकर लाला सेठ उसे और पैसे देता है। इतने में अंदर से राहुल और मोनिका आते हैं। मोनिका बोली, तुम बोल रहे थे ना कि अब तो दुकान में चोरी बंद हो गई। यह इतना अच्छा काम किसने किया? यह हैं वो जिन्होंने यह काम किया। राहुल बोला, तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हें कभी ससुराल नहीं लेकर गया। इनसे मिलो, यही मेरे माँ और बाबा हैं। राहुल ने कहा, माँ, बाबा, यह मेरी पत्नी मोनिका है और मेरा बेटा बंटी। मोनिका उनके पैर पकड़ती है और वह दोनों आशीर्वाद देते हैं और बंटी को गले लगाते हैं। लाला सेठ ने कहा, अरे, मुझे पता था मेरी बेटी किसी हीरे को ही चुनेगी। तुम तो खास ही हो, परंतु तुम्हारे पिताजी और उनका तजुर्बा उससे भी ज़्यादा खास है। राजू ने कहा, मालिक, ऐसा ना कहो। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा बेटा आपकी बेटी से शादी किया है। लाला सेठ ने कहा, अरे मालिक, किसको बोल रहे हो भाई? आओ गले मिलो। लाला सेठ ने कहा, अब तुम हमारे समधी हो गए हो। और हाँ, याद रखना, शायद मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तजुर्बा ज़्यादा है, इसलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं। इसके बाद सभी लोग एक साथ एक ही परिवार में हंसी खुशी रहने लगे और प्यार भरा जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।